पिगमेंटेशन। ठीक है, तो जो पिगमेंटेशन है बेसिकली होती क्या है कि जो उसमें आप क्या कहते हैं कि जी डेपोजिशन हो जाती है किसी कलरिंग मटेरियल की। ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड पिगमेंटेशन। अच्छा, अब पिगमेंटेशन का जो है वो दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक एक्सोजिनस पिगमेंटेशन हो सकती है या फिर इंडोजिनस पिगमेंटेशन होती है। तो एक्सोजिनस का मतलब क्या है कि जब आपका बाहर से कोई सोर्स होगा और वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो। इंडोजिनस क्या होती है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो आपका टिश्यू खुद करता है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि आपकी बॉडी में फिर इकट्ठा होना शुरू रहती है, एक्यूमुलेट होना शुरू कर देती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एंडोजिनस पिगमेंटेशन। अच्छा, अब अगर हम पहले बात करें एक्सोजिनस पिगमेंटेशन की, तो हमने ये बात की कि जो पिगमेंट है वो इंट्रोड्यूस्ड होगा बॉडी के अंदर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो तीन सोर्सेज हो सकते हैं जिसके थ्रू जो एक्सोजिनस पिगमेंटेशन है वो हो सकती है। इनहेलेशन का सोर्स हो सकता है, इंजेक्शन हो सकती है, इनकी जब आप कोई चीज खाते हैं, और इंजेक्शन के थ्रू। अच्छा, एक्सोजेनस पिगमेंटेशन के अंदर फर्स्ट जो हमारा रूट है वो क्या है, इनहेलेशन का। जब कोई चीज आप सांस के थ्रू जब आप इनहेल करते हैं तो आप अंदर लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें आता है कोल्ड डस्ट और स्टोन डस्ट। ठीक है, तो जो कोल्ड डस्ट है वो आपसे आपके पास कहाँ से आती है, जैसे ऐसे पर्सन जो कि कोयले की खानों में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें कोयले में क्या है, बेसिकली कोयले के धुएं के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई पर्सन जो है मार्बल फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो मार्बल में क्या है, आपका सिलिका प्रेजेंट है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सपोजर हो रहा है। तो इनमें से किसी भी कंपोनेंट का आपकी बॉडी में आप उसको इनहेल करें, उसकी डेपोजिशन हो जाए, स्पेशली कोल्ड डस्ट की। ठीक है, तो वो क्या होती है, अगर उसमें क्या है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, उनकी डेपोजिशन हो रही है आपके किसके किसके अंदर, लंग्स के पैरेन्काइमा के अंदर। पैरेन्काइमा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, फंक्शनल टिश्यू होता है। ठीक है, तो जो लंग का पैरेन्काइमा है वो क्या है, आपका एल्वेलाई। तो उधर क्या है कि कार्बन के पार्टिकल्स की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, एंथ्राकोसिस। ठीक है, या फिर ब्लैक लंग डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो पर्सन है वो ठीक से सांस नहीं ले पाते, उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर वो कफिंग करते हैं, ठीक है, तो उनका स्पूटम निकलता है, वो भी क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, इसी तरह चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, फीवर भी कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जो है आपको सिम्टम्स अपीयर होती हैं इन केस ऑफ एंथ्राकोसिस। अच्छा, अगर इसी कंडीशन को आप सिवियरिटी की तरफ ले जाएं, ठीक है, यानी कि अगर हैवी एक्यूमुलेशन हो रही है कार्बन की या सिलिका की, तो उसकी वजह से क्या होगा, लंग डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई आपका टिश्यू डैमेज होता है तो वो किसी तरह जाता है फाइब्रोसिस की तरफ। फाइब्रोसिस में क्या है कि जो आपकी कोलेजन एक प्रोटीन होती है, स्ट्रक्चर प्रोटीन है, उसकी क्या है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें, अगर कोई लंग की अगर हम जैसे बात करें, तो पहले क्या आपका क्लियर पैसेज है, इजीली आपका जो एयर वे है वो इसमें से पास हो सकता है। लेकिन आपका जो लंग है जब वो फाइब्रोसिस की तरफ जाता है, ठीक है, यानी कि डैमेज हुआ और उसके बाद वो आपका जो लंग है फाइब्रोसिस की तरफ गया, तो कोलेजन की क्या होगी, डेपोजिशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब क्या है, सिर्फ इतना सा एरिया आपके पास बचा है जिसके थ्रू जो है वो एयरवे पैसेज जो है वो आपका होगा, जिसके थ्रू आप की जो आप सांस ले सकते हैं। इसका मतलब आपका जो पैसेज है वो क्या हो गया, नैरो हो गया। अच्छा, तो ये क्या है कि अगर आपकी हैवी एक्यूमुलेशन होती है कार्बन की या सिलिका की, तो आपका जो लंग है वो डैमेज होगा, फाइब्रोसिस की तरफ जाएगा, और अल्टीमेट इस कंडीशन को क्या कहते हैं, निमोकोनियोसिस। ठीक है, ये सीवियर फॉर्म है डेपोजिशन की। नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट रूट है आपका इंजेक्शन, कि जब कोई चीज आप खा लें तो उसकी वजह से पिगमेंटेशन कैसे होगी। देखिए, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो होती है गाजर, ठीक है, उसका बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गाजर के अंदर क्या होता है, आपका कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है कि आपको येलो पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसीलिए अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा आपका जो है वो कैरेट का यूज कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसकी स्किन के अंदर क्या हो जाएगी, येलिश रेड कलर की पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, स्पेशली जो स्किन जो ऐसे पर्सन जिनकी जो स्किन है बहुत फेयर होती है, जिनके फेयर स्किन जो पर्सन है, ठीक है, उनके अंदर ज्यादा चांसेस है इस चीज के अपीयर होने के। अच्छा, अब देखें, जो हमारा बेसिकली जो कैरोटीन है ये हमारे लिए सोर्स होता है किसके लिए, विटामिन ए का। ठीक है, उसका ये क्या है, प्रिकर्सर है। और विटामिन ए जो है वो हमें पता है कि किसके लिए जरूरी है, आपकी आईज के लिए। अच्छा, अगर आपने और भी कुछ ऐसे पर्सन देखे होंगे कि अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर का इंटेक कर लेते हैं, ठीक है, तो जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसमें जो आपकी हैवी मेटल होती है, लेड, ठीक है, उसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो प्रेजेंट हो। तो अगर कोई पर्सन जो है हैवी मेटल का इंटेक उसका हो रहा है, अगर उसकी इंजेक्शन वो कर रहा है, तो आप देखें गम्स के ऊपर, जो इन पर्सन की जो गम्स होती हैं उसके ऊपर आपको ब्लू लाइन सी अपीयर होगी।
ठीक है? तो ये बेसिकली वो क्या है कि जो आपकी हेवी मेटल थी लेड उसने उसको आपके जो गम्स थे उनको ये पिगमेंटेशन दी है। अच्छा, थर्ड वाला हमारा रूट आ जाता है इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग क्या होते हैं वो टैटू बनवाते हैं। तो जो टैटू है उसमें बेसिकली क्या होता है कि इंक्स कुछ यूज होती हैं। तो वो आपके अगर ब्लड में चली जाती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है पिगमेंटेशन काज करती हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखें कोई पर्सन है उसने जो है कंटामिनेटेड जो सिरिंज थी वो यूज करवा उसकी उस पे हो गई जिसकी वजह से उसने जो टैटू बनाने में यूज की। ठीक है, तो वो कंटामिनेटेड थी उसकी वजह से भी कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई आपका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप पिगमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। जो इंडोजिनस पिगमेंटेशन है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होती है। अच्छा, उसमें जो मेजर दो पिगमेंटेशन है जो हमें ऑब्जर्व होती है, मेलानिन है, ठीक है, और दूसरी आपकी क्या है, हीमोग्लोबिन। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं मेलानिन की। तो मेलानिन बेसिकली क्या है, ये एक ब्राउन ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है जो कि किससे बनता है, आपके मेलानोसाइट से। मेलानोसाइट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेल जो कि आपके मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये बात आ जाती है कि मेलानिन बनता कैसे है। तो आपके पास टायरोसिन क्या है, अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास कहाँ से आते हैं कि हम जो अपनी फूड होती है उससे हमें जो है अमाइनो एसिड मिलते हैं। ठीक है। बेसिकली जो टायरोसिन है, इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, डोपा के अंदर। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो डोपा है उसके ऊपर अगेन जो आपका टायरोसिनेज एंजाइम है वो एक्ट करता है, वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, डोपा क्यूनोन के अंदर। और जो डोपा क्यूनोन है बेसिकली ये आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, मेलानिन के अंदर। अच्छा, जो टायरोसिन है कन्वर्ट हो रहा है डोपा के अंदर, ये इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम प्लस ऑक्सीडेशन का यहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास मेलानिन आ जाता है। इसका मतलब अगर कि बॉडी के अंदर टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो फिर आगे फर्दर प्रोसेस नहीं चलेगा और मेलानिन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेलानिन को। तो मेलानिन बेसिकली क्या है, इंडोजिनस ब्राउनिश ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, इंडोजिनस का मतलब क्या है कि विद इन द बॉडी ये पिगमेंट प्रेजेंट है आपका। ठीक है, और वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, आपके मेलानोसाइट्स से। तो जो मेलानोसाइट्स हैं बेसिकली आपके क्या है, ये मेलानिन प्रोड्यूसिंग आपके सेल्स हैं। तो जिस वर्ड के एंड पे साइट्स की टर्म यूज होती है, इट रिप्रेजेंट्स सेल्स। ठीक है, मेलानोसाइट ऐसे सेल हैं जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व था, टायरोसिनेज। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी, आपकी टायरोसिन की। कि टायरोसिन हमने बात की थी कि अमाइनो एसिड है। तो जो आपका टायरोसिन है, ठीक है, उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डोपा के अंदर, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन के अंदर। ठीक है। अच्छा, इससे फिर फर्दर इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है टायरोसिनेज। ठीक है, और उससे फिर फर्दर आपका डोपाकिनोन बना था और डोपाकिनोन से आगे फिर फर्दर जो आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, फिर बात आती है कि जो मेलानोसाइट है ये बेसिकली प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट ये होते हैं आपकी किसमें, स्किन की एपिडर्मिस के अंदर। और ये जो मेलानिन है ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे, जो आपकी सनलाइट से आपकी आती यूवी रेडिएशन उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब देखिए एक आपके पास होते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी भी कौन सा, इंटीरियर पिट्यूटरी। तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स, एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, दूसरा क्या होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो आपका आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है ग्लैंड, उससे बेसिकली आपके एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और हार्मोन होता है कार्टिसोल। ये रिलीज होता है कहाँ से, आपके एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, और जो आपका कार्टिसोल है इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है किसके ऊपर, एमएसएच के ऊपर। अब ये दोनों आपस में कैसे काम करते हैं, क्यों कार्टिसोल का जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट में आगे डिस्कस करते हैं एडिसन डिजीज के अंदर। अब ये देखिए पहली हमारी टाइप क्या रहती है, हाइपर पिगमेंटेशन। अच्छा जी, हमने बात स्टार्ट की है कि जी हाइपर पिगमेंटेशन की। ठीक है, तो दो तरह की है आपके पास पिगमेंटेशन, एक होती है हाइपर पिगमेंटेशन, एक होती है आपके पास हाइपो पिगमेंटेशन। ठीक है, जब किसी का लेवल इंक्रीज होता है आप उसके लिए हाइपर की टर्म यूज करते हैं, और जब किसी चीज का लेवल डिक्रीज होता है आप उसके लिए हाइपो, ठीक है, पीओ वाली टर्म आप यूज करते हैं। अच्छा, अब हाइपर पिगमेंटेशन में भी एक आपके पास जनरलाइज्ड हाइपर पिगमेंटेशन है। ठीक है, और एक आपके पास क्या है, फोकल हाइपर पिगमेंटेशन है।
इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जो जनरलाइज्ड हाइपरपिगमेंटेशन होती है, अब वो क्या है कि वो आपकी बॉडी का ज़्यादा एरिया जो है वो उसको कवर करती है, ज़्यादा जगहों पे आपकी क्या होगी, पिगमेंटेशन होगी। लेकिन जो आपकी फोकल हाइपरपिगमेंटेशन होती है वो क्या है, वो लोकली प्रेजेंट है, वो आपका सिर्फ क्या है, लोकल एरिया कवर करती है। ठीक है, वो ज़्यादा एरिया जो है उसको कवर नहीं करती है। तो ये दो इन दोनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जनरलाइज्ड हाइपरपिगमेंटेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एडिसन डिजीज। ठीक है, तो एडिसन डिजीज बेसिकली क्या है कि इसमें आपके जो एडिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो जब डिस्ट्रक्शन हो गई तो इट मीन्स कि एडिनल ग्लैंड की क्या हो गई, इन सफिशिएंसी हो गई। ठीक है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या था कि जो आपके एडिनल ग्लैंड है वो क्या करते हैं, कार्टिसोल को प्रोड्यूस करते हैं। कार्टिसोल का हमें पता है कि उसके वो एक हार्मोन है, उसके अपने रोल्स हैं। ठीक है, आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो आपके ब्लड शुगर लेवल होते हैं उनको इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें काम करने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, आपको शुगर चाहिए। अच्छा, ये सारे काम जो हैं वो आपका कॉर्टिसोल करता है। जब आपका एडिनल ग्लैंड जो है वो नॉर्मल वे में फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन जब आपका एडिनल ग्लैंड जो है वो उसकी क्या रहती है, डिस्ट्रक्शन होती है किसके अंदर, एडिसन डिजीज के अंदर। तो इट मीन्स कि अब आपका कार्टिसोल जो है वो रिलीज नहीं हो रहा, वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म कर रहा है। अब ये देखना है कि जो आपका कार्टिसोल है वो कैसे जो है हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ बॉडी को लेके जाता है। अच्छा, एडिनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है वो देखनी पड़ेगी कि जो आपका कार्टिसोल है और पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका आपस में क्या लिंक है। ठीक है, कैसे कार्टिसोल जो है वो रिलीज होता है। अब होता है क्या है नॉर्मली कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो रिलीज करता है किसको, CRH यानी कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। ये क्या करता है, ये आगे से स्टिमुलेट करता है किसको, आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी को। तो हमें पता है कि जो पिट्यूटरी है उसके क्या है, दो पार्ट्स है, एक इंटीरियर पिट्यूटरी, एक आपका क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, इसको सिग्नल मिलता है कि आप रिलीज करो ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, जो ACTH है वो क्या स्टिमुलेट करता है, एडिनल कॉर्टेक्स किसका, आपके एडिनल ग्लैंड का, ताकि आप प्रोड्यूस कर सके किसको, कार्टिसोल को। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कि नॉर्मली आपकी जो बॉडी है, जो आपका एडिनल ग्लैंड है वो कैसे काम करता है और वो कैसे आपका कार्टिसोल प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब जब कार्टिसोल आपका प्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल सेंड करेगा। ठीक है, अब ये सिग्नल क्या करेगा, ये सिग्नल जा रहा है कि जी अब आप जो कार्टिसोल है उसकी रिलीज को खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि अब बॉडी में ऑलरेडी इनफ जो है वो कार्टिसोल प्रेजेंट है। इसी तरह इसका मतलब अगर आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल जा रहा है तो किसको, CRH को सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तो CRH आगे से किसको स्टिमुलेट कराता है, ACTH को। इसी तरह ACTH जो है वो भी रिलीज होना कम हो जाएगा क्योंकि आप इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दे रहे हैं। देखिए, बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब आपने कार्टिसोल को रिलीज नहीं करना। होता क्या है कि जैसे ही आपका कार्टिसोल जो है उसकी प्रोडक्शन हुई, किसके थ्रू हो रही थी, ACTH, क्योंकि ACTH स्टिमुलेट करता है आपके एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, तो जो आपका कार्टिसोल है वो एंटर होता है किसमें, आपके हाइपोथैलेमस में। ठीक है, या फिर पिट्यूटरी में। और वहां पे इसके क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर। ठीक है, उनके साथ जाके ये बाइंड करेगा और फिर ये क्या होगा, आपका हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये किसमें मूव करेगा, आपके न्यूक्लियस में। और जाके किन की ट्रांसक्रिप्शन को, कौन सी जीन की ट्रांसक्रिप्शन को ये जो है सप्रेस कर देगा। ठीक है, किसकी, CRH। तो CRH क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा था ताकि ACTH रिलीज हो और उससे आगे फिर कार्टिसोल की प्रोडक्शन हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह CRH को ये इनहिबिट करेगा, उसकी जीन्स को, प्लस ACTH की। तो इन दोनों प्रोसेस को इनहिबिट करने से अल्टीमेटली जो आपका जो कार्टिसोल है वो उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। ये तो हो गया कि नॉर्मली कैसे आपका कार्टिसोल प्रोड्यूस हुआ था, और फिर जब कार्टिसोल की प्रोडक्शन बॉडी को मजीद नहीं चाहिए थी तो उसने कैसे नेगेटिव फीडबैक के थ्रू बताया कि आपने कार्टिसोल मजीद अब रिलीज नहीं करना है। अच्छा, अब होता क्या है, ये तो आपने इसको नेगेटिव फीडबैक किया था, यानी कि जब कार्टिसोल के लेवल हाई हो गए हैं तो आपने हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को सिग्नल देना कि अब आप स्लो डाउन हो जाए। लेकिन जब आपकी बॉडी में कार्टिसोल का लेवल होगा लो, ठीक है, जैसे हमने एडिसन डिजीज में बात की कि एडिनल ग्लैंड की क्या रहती है, डिस्ट्रक्शन, तो कार्टिसोल का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
अब क्या होता है कि आपका जो हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसके पास क्योंकि अब कॉर्टिसोल तो है नहीं, जैसे भी हमने बात की थी ऊपर, ठीक है, इधर के जो आपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी में, ठीक है। तो जब आपके पास कॉर्टिसोल का लेवल कम है, इसका मतलब रिसेप्टर पे बाइंडिंग नहीं है, और इन दोनों जीन्स की यानी कि CRH की और ACTH की सप्रेशन नहीं है। इसका मतलब इनको अब सिग्नल जाएगा कि आपने क्या करना है, इंक्रीज कर देना है कॉर्टिसोल के लेवल को, ठीक है।